Good evening and welcome all the viewers. There is one question before me which I have to answer today. The question has been raised in respect of cross suit, cross appeal, cross objection. The question has been raised on behalf of one Ravi Prakash. He has not mentioned his profession or his address. But so far as I remember, there is one Ravi Prakash who is an advocate practicing in Patna High Court, and once upon a time he has consulted me in some case. Therefore, I consider the same Ravi Prakash, whosoever may be. Since this question appears to be a pure question of law and to which only the lawyers and judges are concerned, it is not of general importance for general public. तो फिर भी in spite of that, I will try to explain it in simple Hindi so that all of you may appreciate. रवि प्रकाश जी, आपने लिखा है क्रॉस सूट और क्रॉस अपील और क्रॉस ऑब्जेक्शन के बारे में जानकारी चाहते हैं और उसकी व्याख्या चाहते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। तो इससे हम समझते हैं कि ये कोई वकील का ही प्रश्न हो सकता है। और जहाँ तक हमको स्मरण है, अगर आप वही रवि प्रकाश हैं जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जगह करते हैं, तो आप हमसे पहले भी मिल चुके हैं। तो आप ऐसे भी हमारे पास आकर के पूछ सकते थे, तो हम आपको बता सकते थे। फिर भी अगर आप वो रवि प्रकाश नहीं है, कोई भी रवि प्रकाश हो, प्रश्न से ये पता चलता है कि आप जरूर लीगल प्रोफेशन के आदमी हैं। हम आप मान के चल रहे हैं कि आप वकील हैं, इसीलिए हम आपको डिटेल में समझाने की आवश्यकता है, ऐसा समझ करके आज ही हम व्याख्यान दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्रॉस एक वर्ड है, वो सूट में भी लगा हुआ है, क्रॉस अपील में भी लगा हुआ है और क्रॉस ऑब्जेक्शन में लगा हुआ है। तो क्रॉस वर्ड का लिटरल मीनिंग यानी कि डिक्शनरी मीनिंग जानना चाहिए और क्रॉस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का ये मैटर है, इंग्लिश लिटरेचर में ये वर्ड यूज हुआ है। तो इसकी उत्पत्ति लैटिन से हुई है। लैटिन में ओरिजिनल वर्ड जो लैटिन का था उसको क्रक्स बोलते थे, CRUX, क्रक्स। वही इंग्लिश में हो गया क्रॉस, CROSS। और ये क्रॉस किसको कहते थे? क्रॉस का चिन्ह होता है, आप देखते होंगे जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं वो क्रॉस लटकाए रहते हैं। किस लिए? क्रॉस का चिन्ह जो एक उसमें रहता है लकीर लंबा और उसके बाद एक हॉरिजेंटल ऊपर में छोटा सा, जैसे हम लोग टाई जो लगाते हैं शौक से लगाते हैं, तो टाई क्या है? वही क्रॉस का प्रतीक है। वही क्रॉस क्या है? वो क्रॉस पर ही ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट को लटका करके मार दिया गया था। तो रोम में उस जमाने में, और जो अभी ग्रेट ब्रिटेन है, उस जमाने में किसी भी व्यक्ति को दंड देने का जो प्रावधान था वो क्रॉस पर ही लटका करके उसको मारने का था। फांसी के तख्ता पर जैसे आजकल लटकाया जाता है वैसे उस समय होता था। तो उसको, किसी को अगर क्रॉस पर लटका के मार दिया जाए तो उसके लिए अंग्रेजी में शब्द था क्रूसीफाइड। तो जीसस क्राइस्ट को, ईसा मसीह को भी क्रूसीफाइड ही कर दिया गया था। इसे जहाँ कहीं भी किसी भी चर्च में या किसी कैलेंडर में या किसी किताब में या कहीं भी आप जीसस क्राइस्ट का, ईसा मसीह का फोटो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक लंबा, जैसे कह सकते हैं डंडा है या खंभा है, और उस खंभे के एकदम ऊपरी सिरा पर एक हॉरिजेंटल खंभा कह सकते हैं, छोटा टुकड़ा है खंभा का, और उसी पर ईसा मसीह को कांटी ठोक करके लटका दिया गया और मार दिया गया। तो उसी से ये पता चलता है कि जब एक वर्टिकल लाइन और दूसरे वर्टिकल लाइन उसको काटती है तो उस चिन्ह को क्रॉस बोलते हैं। तो एक लकीर को काटने वाला दूसरा लकीर जहां पर ये होता है तो उसको क्रॉस बोलते हैं। तो हम लोग जो आम भाषा में क्रॉस बोलते हैं, कटकुट हिंदी में, अगर किसी चीज को आपको गलती हो गया, कहीं कुछ काटना है तो एक
तिरछा लाइन बाएं से दाएं खींच देते हैं, दूसरा तिरछा लाइन दाएं से बाएं खींच जाता है, तो क्रॉस उसको हम लोग बोलते हैं, क्रॉस कर दिया गया। तो क्रॉस का मतलब हुआ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। एक इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स माने इफ वन लाइन इंटरसेक्ट्स अनदर लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन को काटता है, जहां काटता भी है तो क्रॉस कहते हैं। लेकिन वो जो क्रूसिफाइड किया गया था ईसा मसीह को, उस सेंस में अगर क्रॉस बनाते हैं तो उस सेंस में क्रॉस होता है। तो एक लंबा लाइन होता है और उसके टॉप पर एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन हुआ और टॉप पर छोटा लाइन हुआ जो हॉरिजेंटल हुआ, तो वो मिला करके वो क्रूस बनता है जिस पर क्रूसिफाइड किया गया था उनको, क्रूस जिसको कहते हैं, क्रूस पर लटका दिया गया। अब क्रॉस का और भी कई तरह का माने होता है, जैसे एक रोड दूसरे रोड को पास कर रहा है, तो एक रोड जा रहा है, मान लीजिए कि कोई हाईवे है, हाईवे पर जाने के लिए बाएं से दाएं की ओर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको क्रॉसिंग बोलते हैं। जैसे रेलवे है, रेलवे का लाइन जा रहा है, वहाँ पर फाटक रहता है इस पार से उस पार जाने के लिए, तो उसको हम लोग रेलवे क्रॉसिंग होते हैं, यानी कि रेलवे को पार करने के लिए। तो रेलवे का लाइन मान लिए वो पूर्व पश्चिम में बिछा हुआ है, हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं, तो वो रेलवे लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रेलवे क्रॉसिंग। यानी कि एक लाइन है, रेलवे लाइन का लाइन है, और दूसरा लाइन उसके ऊपर रोड जो क्रॉस करता है, इसलिए उसको रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं। उसका रोड में भी क्रॉसिंग कहते हैं। और सीधा मतलब हुआ क्रॉस करना, कि हम लोग क्रॉस कर गए, हम बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं। अगर कोई कहता है कि हम बॉर्डर क्रॉस कर गए, या ये कहते हैं कि वो दुश्मन लोग पाकिस्तान के बॉर्डर से, जो आतंकवादी है पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ चले आते हैं, तो क्रॉस करना मतलब एक लाइन को पार करके, तो जो लाइन तो पार किया दूसरा लाइन बन गया, जिस लाइन से वो पार किया तो उसको क्रॉस बोलते हैं, तो बॉर्डर क्रॉस होगा। और क्रॉस का मतलब सीधा हुआ कि एक एंड से, एक साइड से पास करके दूसरे साइड में जाना, किसी भी रोड के किसी भी रास्ता के, तो उसको हम लोग क्रॉस बोलते हैं। और क्रॉस का मतलब होता है काटना भी होता है, तो वो काटना जो होता है वो दूसरे तरीके से होता है, वो तिरछा लाइन रहता है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ कट कुट का, जिसको हम लोग कट कुट का निशान देते हैं। अगर कोई चीज़ कहीं गलती हो गया तो उसको आप काटना चाहते हैं तो कट कुट कर दीजिए, या पूरा कोई पेज में कुछ लिखे हैं और आपको काटना है तो पूरा एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से क्रॉस कर दीजिए, तो उसमें भी क्रॉस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्रॉस का और भी बहुत सारा माने हैं, जैसे है कि क्रॉस ब्रीड कहते हैं, ये क्रॉस ब्रीड का कुत्ता है। अगर दो नस्ल का कुत्ता का मैटिंग होता है और उससे जो पैदा होता है तो क्रॉस, उसी तरह से उसको, जो बहुत सा फसल है जो क्रॉस ब्रीड से आता है, कोई फल है जो क्रॉस ब्रीड से आता है, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो क्रॉस वहाँ भी इस्तेमाल होता है। और क्रॉस का एक इस्तेमाल जैसे हम लोग करते हैं बोलचाल की भाषा में, आप वकील हैं तो समझिएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन, एविडेंस एक्ट की बात है, एविडेंस एक्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन, तो क्यों उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन? एक पार्टी जो गवाह को लाया तो एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाता है, अपना गवाह दिया। अब उसको जिरह जो करता है दूसरा पार्टी का, तब विरोधी पार्टी का वकील उसके जो बयान को तोड़ मतोड़ करने के लिए, उसको झूठा साबित करने के लिए उसको पुनः जिरह करता है, जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। तो वहाँ भी वर्ड क्रॉस आता है। तो उससे भी पता चलता है कि मान लीजिए एक लाइन जो दिया गया, एक गवाही का जो लाइन दिया गया, उसको विरोधी पक्ष उसको तोड़ना चाह रहा है, उसको पार करना चाह रहा है, उसको क्रॉस करना चाह रहा है, इसलिए उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं। दूसरा, क्रॉस का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है चेक में, जिसे क्रॉस चेक देते हैं किसी, तो उसमें तरीका कटकुट करने का नहीं है, उसमें चेक के ऊपर दो पैरेलल लाइन दे देते हैं, तो उसी को क्रॉस चेक बोलते हैं। क्रॉस चेक जब रहता है तो किसी व्यक्ति को वो जो है बियरर चेक की तरह नहीं भजा सकता है, वो जब भी जाएगा तो अकाउंट में जाएगा। तो ये रही क्रॉस की बात। क्रॉस की बात इसलिए समझने के लिए और समझाने के लिए क्रॉस के बारे में बताएं। डिक्शनरी मीनिंग में क्रॉस का माने बहुत है, डिक्शनरी में देखिएगा, तरह तरह के डिक्शनरी में बहुत सा मिलेगा। लेकिन क्रॉस सूट करके सीपीसी के अंतर्गत कोई वर्ड आपको मिलेगा वर्ड, लेकिन उसका कहीं डिफिनेशन नहीं मिलेगा, ना कोई स्पेशल सेक्शन मिलेगा। तो चूंकि ये क्रॉस का जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया, वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होता है, उससे उसको सूट में मिला देने से ये समझ में आता है कि क्रॉस सूट का मतलब दो सूट होना चाहिए।
है ना। तो एक सूट को दूसरा सूट काटे, ऐसा होना चाहिए, तब क्रॉस सूट होगा। तब जानने के लिए कि क्रॉस सूट किसको कहते हैं और क्रॉस सूट का कंसेप्ट कहाँ से आया, ये जानना चाहिए। तो क्रॉस सूट का कंसेप्ट पहले सीपीसी में, सीपीसी जो अभी हमारे पास है, अभी तो 5वां अमेंडमेंट है। इसके पहले 2002 में अमेंडमेंट हुआ, जो लेटेस्ट सीपीसी अभी है। 99 में हुआ था, 2002 से लागू है। उसके पहले 76 में अमेंडमेंट हुआ, जो 77 से लागू है। उसके पहले 55-56 में अमेंडमेंट हुआ था, और उसके पहले 2 सीपीसी और। तो कई अमेंडमेंट सीपीसी में हो चुके हैं। तो 77 के पहले तक के ये जो कंसेप्ट था क्रॉस सूट का, सीपीसी में नहीं था। लेकिन क्रॉस क्लेम का कंसेप्ट था, जिसको कि काउंटर क्लेम बोलते हैं। तो काउंटर क्लेम के कंसेप्ट में, वो काउंटर क्लेम के कंसेप्ट में 77 में जो आया, तो उसके लिए प्रावधान बनाया गया, ऑर्डर 8 रूल 6 में बनाया गया। तो काउंटर क्लेम में मतलब ये हुआ कि प्लेंटिफ अपना कुछ क्लेम करता है, प्लेंटिफ सूट फाइल करता है कोर्ट में, प्लेंट में रिलीफ मांगता है, और उसका कोई क्लेम है। जैसे मान लीजिए प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया कि ये जो ज़मीन है प्लॉट नंबर 518, इस पर मेरा टाइटल डिक्लेयर कर दिया जाए, मेरा कब्जा को कंफर्म कर दिया जाए, और मुदाले को इस पर जाने से रोक लगा दिया जाए। ये सूट फाइल किया, तो प्लेंटिफ का सूट हो गया। अब डिफेंडेंट उसी सूट में आ करके वो क्लेम अपना कर सकता है कि नहीं, इनका टाइटल नहीं है, मेरा टाइटल है। तो ये तो डिफेंस हो गया उसका। तो डिफेंस के अलावे प्लेंटिफ के केस को डिसमिस करने के लिए वो अपना केस बताएगा, तो वो डिसमिस होने का जितना ग्राउंड है, वो प्लेंट के हर एलिगेशन को इनकार करते हुए वो अपना केस बतावेगा कि नहीं, मेरा कब्जा है, मेरा कब्जा कैसे है, किस आधार पर मेरा टाइटल है, प्लेंटिफ का नहीं है। तो प्लेंटिफ के टाइटल को, कब्जा को नकारते हुए, इनकार करते हुए अपना टाइटल कब्जा के बारे में बयान कर सकता। तो वो उसका डिफेंस हो गया। प्लेंटिफ का जो क्लेम है प्लेंट में, उसको डिफेंडेंट ने अपने डिफेंस के रूप में, अपने बचाव में बयान कर दिया, तो रिटन स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। तो रिटन स्टेटमेंट में उसके अलावा उसको क्या अधिकार है, तो सबसे पहले सीपीसी में जो अधिकार दिया गया डिफेंडेंट को, वो दिया गया था सेट ऑफ के बारे में क्लेम करने का। सेट ऑफ का माने सटाना। तो सटाने का मतलब क्या है, जब कोई लेन देन का मामला होता है, यानी कि कोई मनी क्लेम है, मनी सूट था, तो पहली बार जो सेट ऑफ का कंसेप्ट आया वो मनी सूट में आया। अगर प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया कि 1 लाख रुपया डिफेंडेंट के यहाँ बकाया है, किसी किसी मद में, अपना कौन मद में है क्या है, अपना वो डिटेल दिया। डिफेंडेंट ने कहा कि ठीक है 1 लाख रुपया है, लेकिन हमारा भी आपको इस मद में 25,000 रुपया आप लिए थे, वो आपके यहाँ बाकी है, तो 25,000 रुपया उसको सटा दीजिए, अब बाकी जो बचेगा हम देंगे। या वो कह सकता है कि आपका 1 लाख रुपया का क्लेम गलत है, उल्टे हमारा ही आपके ऊपर 50 लाख का केस क्लेम है, तो कुछ भी कह सकता है। तो वो सेट ऑफ के लिए उसमें प्रावधान था। तो वो जो सेट ऑफ को डिफेंस के अलावे सेट ऑफ का प्लीडिंग करने के लिए मुदाले को पहली बार जो अधिकार दिया गया 76 के अमेंडमेंट में, वो मनी सूट या मनी क्लेम में ही था। जनरल टाइटल सूट में वो सेट ऑफ का अधिकार नहीं था, और सेट ऑफ में क्या होगा, सेट ऑफ मनी क्लेम में ही होगा। तो उसी में ही कंसेप्ट आया कि जो सेट ऑफ के लिए अमाउंट क्लेम करेगा, मान लीजिए कि डिफेंडेंट ने कहा कि मेरा ही 25,000 रुपया आपके यहाँ बकाया है, प्लेंटिफ के यहाँ बकाया है, और उसमें वो कहेगा कि हमको 25,000 रुपया का डिग्री इनके खिलाफ दिलाया जाए। अगर सिर्फ वो कहता है बकाया है, तो ये डिफेंस हुआ उसका। लेकिन उसके अतिरिक्त उसको अधिकार है कहने का कि नहीं, हम भी 25,000 रुपया का इनके ऊपर दावा करते हैं, हमको भी 25,000 रुपया का सेट ऑफ का डिग्री दिया जाए, हमारे पक्ष में दिया जाए, और मुद्दई के खिलाफ दिया जाए, प्लेंटिफ के खिलाफ दिया जाए। तब उसका जो ये काउंटर क्लेम है वो माना जाएगा कि उसका क्रॉस सूट है, कि उसने भी एक सूट फाइल किया है। तो वहीं से क्रॉस सूट का कंसेप्ट आया। लेकिन क्रॉस सूट का ये भी मतलब है कि प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया, और जिस सब्जेक्ट मैटर का, जिस जमीन का, जिस प्रॉपर्टी का उसने सूट फाइल किया, उसी प्रॉपर्टी के संबंधित डिफेंडेंट ने भी उसके अगेंस्ट में एक दूसरा इंडिपेंडेंट सूट फाइल कर दिया। तो वो एक दूसरे सूट को काटने वाला सूट हो गया, इसलिए उसको क्रॉस सूट कहते हैं।
तो क्रॉस सूट फाइल करने का कहीं सीपीसी में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन क्रॉस सूट का कंसेप्ट आया सेट ऑफ से, और वो सेट ऑफ का कंसेप्ट को बाद में 77 के अमेंडमेंट के बाद में इनलार्ज किया गया। उस सेट ऑफ का पहले तक था, 77 के पहले था सेट ऑफ तक, 77 के अमेंडमेंट से वो सेट ऑफ के बाद काउंटर क्लेम हो गया, यानी कि मनी सूट के अलावे दूसरे मुकदमा में भी क्लेम किया जा सकता है, काउंटर क्लेम किया जा सकता है। यानी कि टाइटल सूट है तो उसमें भी वो जमीन के बारे में अगर डिग्री मांग रहा है तो डिफेंडेंट भी अपना डिफेंस के अलावे डिग्री मांग सकता है कि मेरा टाइटल डिक्लेयर कर दिया जाए, और डिफेंडेंट यही प्रेयर कर सकता है कि प्लेंटिफ को जाने से रोक दिया जाए। तो ये उसका हो गया काउंटर क्लेम। तो उसी काउंटर क्लेम अगर हो गया तो काउंटर क्लेम कैसे डिसाइड होगा, क्या होगा, इसीलिए उसी में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, पढ़िएगा ऑर्डर 8 रूल 6A देखिएगा। तो काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज ए क्रॉस सूट। इसका मतलब हुआ कि जो क्लेम कर रहा है मुदाले ने खुद एक अलग से मुकदमा फाइल किया। अगर वो अलग से मुकदमा फाइल करता तो जो बात बोलता वही सब बात वो काउंटर क्लेम में भी बोला है। दूसरा, अगर अलग से मुकदमा फाइल करता तो उसका प्लेंट को भी सिचदार उस पर रिपोर्ट करता, कोर्ट फीस वगैरह देखता, पार्टी कौन है, क्या है, रिलीफ क्या है, कानून के अंदर है कि नहीं, लिमिटेशन के अंदर है कि नहीं, सारा चीज़ रिपोर्ट देखने के बाद उसका प्लेंट एडमिट होता, तब डिफेंडेंट को सम्मन जाता हुआ था। उसी तरह से अगर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में मुद्दाले अगर अपने स्टेटमेंट में डिफेंडेंट क्लेम करता है तो उसका जो काउंटर क्लेम है वो ट्रीट होगा, माना जाएगा कि प्लेंट है डिफेंडेंट का, और डिफेंडेंट जो है वो काउंटर क्लेम के लिए प्लेंटिफ है। तो उस काउंटर क्लेम पर भी सिचदार का रिपोर्ट होगा, फिर देखा जाएगा लिमिटेशन इसमें है कि नहीं, और इस पर कोर्ट फीस दिया गया है कि नहीं, किसके अगेंस्ट में ये मांग रहे हैं काउंटर क्लेम, और वो प्रॉपर्टी सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं, उसके अगेंस्ट में है कि उसके अतिरिक्त दूसरे प्लॉट के लिए है। फिर दूसरा देखना होगा कि काउज ऑफ एक्शन इनको कब हुआ, काउंटर क्लेम के लिए काउज ऑफ एक्शन इस सूट फाइल करने के बाद हुआ। ये सब देखने के बाद वो काउंटर क्लेम एडमिट होगा, और प्लेंटिव का जैसे सूट एडमिट हो जाता है, और तब उसमें प्लेंटिव को डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप इसमें रिटर्न स्टेटमेंट देना चाहिए। तो काउंटर क्लेम में जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिव हो जाता है, और प्लेंटिव है जो डिफेंडेंट हो जाता है, फिर डिफेंडेंट को जवाब देने का अधिकार मिलता है। तो इसीलिए कंसेप्ट डेवलप कर गया काउंटर क्लेम का, जो डिफेंडेंट का स्टेटस है वो प्लेंटिव का हो जाता है, तो उसको कंसेप्ट डेवलप किया कि काउंटर क्लेम इज जस्ट लाइक ए क्रॉस सूट, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट सूट फाइल करता और उसके दावा को काटते हुए करता, जैसे एक लाइन दूसरे लाइन को काटता है, क्रॉस करता है, आर से पार हो जाता है, उसी तरह से एक सूट में जो दावा है प्लेंटिव का उसको पार करते हुए प्लेंटिव खुद डिफेंडेंट खुद अपना दावा कर रहा है, तो वो क्रॉस सूट होता। तो आज के तारीख में उसी प्रिंसिपल पर डिफेंडेंट को अधिकार है अलग से भी सूट फाइल कर सकता, और नहीं तो उसी WS में वो अपना काउंटर क्लेम कर सकता। अब और अमेंडमेंट के बाद 2002 के अमेंडमेंट के बाद और भी आसान हो गया। अब किसी भी मुकदमा में 77 के बाद से ही हो गया कि काउंटर क्लेम किसी भी मुकदमा में हो सकता है। और वो जो काउज ऑफ एक्शन की बात थी पहले 77 के अमेंडमेंट में कि जो सूट फाइल करने के बाद काउज ऑफ एक्शन होगा उसी के लिए काउंटर क्लेम हो, लेकिन अब जो 2002 के अमेंडमेंट के बाद का पोजीशन है कि काउंटर क्लेम के लिए काउज ऑफ एक्शन अगर सूट फाइल करने के पहले भी हुआ है और सूट फाइल करने के बाद हुआ है तो दोनों तरह के काउज ऑफ एक्शन के लिए रिटन स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम किया जाएगा। तो ये समझने के लिए, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो ऑर्डर 8 रूल 6A पढ़िए, और ऑर्डर 8 का और 6A के बाद का प्रावधान पढ़िए, तो उसको क्रॉस सूट कहते हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा क्रॉस क्लेम भी बोलते हैं। तो काउंटर क्लेम है उसको कहीं पर काउंटर क्लेम को क्रॉस क्लेम भी कहते हैं। फिर आपको मिलेगा क्रॉस डिग्री। अब मान लीजिए कि क्रॉस सूट फाइल हुआ या काउंटर क्लेम हुआ तो डिग्री बन गया, दोनों के पक्ष में डिग्री बन गया, दोनों में बनेगा डिग्री, या पार्ट उसका एला हुआ पार्ट उसका एला हुआ, या एक का एला हुआ दूसरे का डिसमिस हुआ, तो हर हाथ में डिग्री बनेगा। तो 2 डिग्री बना तो उसको क्रॉस डिग्री बोलते हैं। तो इससे ये वर्ड इजाद हो गया, क्रॉस अपील हो गया। उसके बाद 2 अपील अगर हो गया अलग अलग तो वो क्रॉस अपील कहलाता है। जैसे कि प्लेंटिफ
का सूट डिग्री हो गया, तो डिफेंडेंट हार गया, डिफेंडेंट ने अपील किया तो प्लेंटिफ का सूट तो डिग्री हो गया, चूंकि प्लेंटिफ तो अब हारा नहीं, तो जो नहीं हारता है वो अपील नहीं कर सकता। लेकिन अगर प्लेंटिफ का सूट पार्ट डिग्री हुआ, अब पार्ट उसका एलाउ हो गया, यानी पार्ट डिसमिस हो गया, तो जिस पोर्शन ऑफ डिग्री से वो एग्रीव्ड है, तो प्लेंटिफ भी उसका अपील फाइल कर सकता है, और डिफेंडेंट के अगेंस्ट में जो हुआ तो डिफेंडेंट भी फाइल कर सकता है। तो अगर एक अपील पहले से फाइल है तो दूसरा पार्टी जो अपील करता है तो उसको क्रॉस अपील बोलते हैं। तो क्रॉस अपील फाइल करने के लिए भी अलग से प्रावधान नहीं है, उसके लिए ऑर्डर 41 सीपीसी में रूल 22 में जो प्रावधान है वो है क्रॉस ऑब्जेक्शन का, और उसी में क्रॉस अपील के बारे में चर्चा हुई है। तो अगर ये देखना होगा तो ऑर्डर 41 रूल 22 देखा जाएगा सीपीसी का। तो अब वैसे स्थिति में दोनों ऑप्शन है, जैसे कि डिफेंडेंट को ऑप्शन है कि अलग से सूट फाइल करे या काउंटर क्लेम करे, उसी तरह से रेस्पोंडेंट को ऑप्शन है कि जब सम्मन मिल जाएगा, नोटिस मिल जाएगा, अपील का नोटिस मिल जाएगा रेस्पोंडेंट को, तो उसके 1 महीना के अंदर रेस्पोंडेंट जो है अलग से क्रॉस अपील फाइल कर सकता। अगर क्रॉस अपील फाइल नहीं करना चाहता है तो क्रॉस ऑब्जेक्शन दे सकता है। तो फर्क क्या है कि अगर वो क्रॉस अपील फाइल करेगा तो जो ओरिजिनल डेट ऑफ डिग्री है उसी डेट ऑफ डिग्री के हिसाब से लिमिटेशन जो होगा 1 महीना, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील है तो, हाई कोर्ट में है तो 90 दिन, तो लिमिटेशन के अंदर उसको क्रॉस अपील फाइल करना पड़ेगा। लेकिन क्रॉस ऑब्जेक्शन में वो लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता। क्रॉस ऑब्जेक्शन में है जब अपील का नोटिस उसको मिल जाएगा, मान लिया कि एक अपील फाइल हुआ, 1 साल के बाद एडमिट हुआ, उसका नोटिस गया, तो 1 साल के बाद नोटिस मिला, तो जिस दिन नोटिस मिला, नोटिस मिलने के 1 महीना के अंदर वो क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। तो क्रॉस अपील में क्रॉस ऑब्जेक्शन होता है। तो क्रॉस अपील के बजाय वो क्रॉस ऑब्जेक्शन इसलिए कहा जाता है कि जो अपील पहले से पेंडिंग है उसी में अगर वो क्रॉस एग्जम्पशन देता है, उसी अपील में देता है, तो वो क्रॉस ऑब्जेक्शन कहलाता है। और अगर अलग से इंडिपेंडेंट अपील फाइल करता है सेम डिग्री के अगेंस्ट में, तो वो क्रॉस अपील कहलाता है। तो अपील कौन कर सकता है? जिसके अगेंस्ट में कोई फाइंडिंग हुआ हो। तो अगर किसी भी सूट में 3, 4, 5 रिलीफ है, तो कुछ रिलीफ प्लेंटिव को मिल गया, कुछ प्लेंटिव को नहीं मिला, तो ऐसे केसेज में प्लेंटिव भी एग्रीव होता है, डिफेंडेंट भी एग्रीव होता है। तो जिस पोर्शन से जो एग्रीव है उसका अपील करता है। तो 2 इंडिपेंडेंट अपील हो सकता है। अगर इंडिपेंडेंट अपील नहीं है तो क्रॉस ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो क्रॉस ऑब्जेक्शन को ही ट्रीट किया गया है, जैसे काउंटर क्लेम को ट्रीट किया गया एज इफ क्रॉस सूट, उसी तरह से क्रॉस ऑब्जेक्शन को क्रॉस अपील ट्रीट किया गया। और उसी में प्रावधान बनाया गया कि क्रॉस ऑब्जेक्शन तो उसी अपील में फाइल होगा, तो उसका कोई अलग से नंबर नहीं पड़ेगा। जो नंबर पहले से अपील का दिया हुआ वही नंबर देना पड़ेगा, और उसमें लिखना पड़ेगा क्रॉस ऑब्जेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ सो एंड सो। जो आदमी देगा, रेस्पोंडेंट देगा, नाम पता उसका रहेगा क्रॉस। तो वो क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए कानून में माना जाएगा कि वही अपलेंट है, और उसमें उसको भी कोर्ट फीस देना पड़ेगा। और उसको देने का तरीका क्या है? जैसे मेमोरेंडम ऑफ अपील बनता है, ऑर्डर 41 रूल 1 में लिखा हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अपील के रूप में अपील फाइल होता है, उसी तरह से क्रॉस ऑब्जेक्शन भी मेमोरेंडम ऑफ अपील के रूप में फाइल होगा। तो अपील में और क्रॉस ऑब्जेक्शन में कोई अंतर नहीं है, सारी प्रक्रिया उसी तरह से होगी और उसका भी प्रोसीजर वही होगा। अब एक और प्रावधान हो गया ऑर्डर 41 रूल 22 में ही हो गया कि अगर पूरा जजमेंट किसी पार्टी के पक्ष में है लेकिन एकाक इशू पर जो फाइंडिंग है वो उसके अगेंस्ट में है, तो जजमेंट उसके पक्ष में है तो वो अपील नहीं कर सकता। एक फाइंडिंग अगर उसके खिलाफ है तो उसको क्रॉस ऑब्जेक्शन करने का आवश्यकता नहीं है, बिना क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किए ही वो पॉइंट वो रेज कर सकता है। ऑर्डर 41 रूल 22 के स्टेज में he is entitled to support the degree, but at the same time he is also entitled to oppose the finding of the court below on one issue that it is not correct or it is not in accordance with law। तो उसके लिए वो बिना क्रॉस ऑब्जेक्शन या क्रॉस अपील के लिए भी एक पर्टिकुलर फाइंडिंग को वो चैलेंज कर सकता है, और बहस करने के लिए उसको कोई लिखित ऑब्जेक्शन देने का जरूरत नहीं, वो सिर्फ बहस में चैलेंज कर सकता है। और जो रिकॉर्ड पर मटेरियल है, एविडेंस है, उसके हिसाब से वो दिखाएगा कि उसको कैसे वो चैलेंज कर रहा है, उसका क्या आधार है।
तो इसलिए रेलिवेंट प्रोविजन जो आपने पूछा है, क्रॉस सूट आप समझ गए, क्रॉस ऑब्जेक्शन समझ गए, और काउंटर क्लेम समझ गए, और क्रॉस डिग्री समझ गए, और क्रॉस अपील समझ गए। इसके अलावे और इसमें विशेष बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है समझने के लिए। लेकिन जब अगर क्रॉस डिग्री होगा तो उसके बारे में भी थोड़ा जानिए कि उसका कहाँ प्रोविज़न है और डिग्री कैसे बनेगा। तो डिग्री के बारे में ऑर्डर 22 में लिखा हुआ है, वो आपको देखना पड़ेगा। ऑर्डर 22 में जाइए, और एक्सक्यूशन का जब बारी आएगा तो वहाँ पर जाने का जरूरत पड़ेगा। तो आप ऑर्डर 20 रूल 19 देखिए, ऑर्डर 22 19 देखिए, उसमें दोनों मिलेगा आपको। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम अगर है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम है तो डिग्री में कैसे बनेगा, उसका क्या प्रावधान रहेगा, वो ऑर्डर 20 रूल 19 उसके लिए देखना है। और क्रॉस डिग्री है, एक्सक्यूशन के स्टेज में है, तो एक्सक्यूशन कैसे होगा, तो उसके लिए ऑर्डर 21 रूल 18 देखना होगा। ऑर्डर 21 एक्सक्यूशन का चैप्टर है और ऑर्डर 20 डिग्री का चैप्टर है। तो एक्सक्यूशन के स्टेज में आइएगा तो ऑर्डर 21 रूल 18 देखना होगा। वो देखना होगा क्रॉस डिग्री के संबंध में, और जहाँ पर क्रॉस क्लेम है और एक ही डिग्री है, एक ही डिग्री में है, सेम डिग्री में क्रॉस क्लेम अगर है दिया हुआ, तो रूल 19 देखना होगा, ऑर्डर 21 रूल 19। और अगर मॉर्गेज सूट में है, क्रॉस डिग्री और क्रॉस क्लेम है मॉर्गेज सूट में, तो उसके लिए ऑर्डर 21 रूल 20 देखना होगा। तो इसलिए अगर विशेष जानकारी चाहते हैं तो सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 6A और उसके आगे का जो प्रावधान है उसको पूरा समझिए, पढ़िए। और अगर उसका डिग्री कैसे बनेगा तो डिग्री के बारे में देखिए, ऑर्डर 20 रूल 19। और एक्सक्यूशन के स्टेज में आइएगा तो ऑर्डर 21 रूल 18 और 19 और रूल 20, ये सब रेलिवेंट रूल्स है। ये सब देखने से आपको समझ में आ जाएगा। और हमने कहा कि आप बिना ई फाइल किए हो भी कर सकते हैं, क्रॉस ऑब्जेक्शन बगैर फाइल की हुई अपील में अगर कोई एक फाइंडिंग पर या कोई एक इशू पर फाइंडिंग आपको खिलाफ है और आप उससे एग्रीव्ड हैं, और उस फाइंडिंग ऑन पर्टिकुलर इशू, इंटायर जजमेंट अगर आपके पक्ष में है, डिग्री आपके पक्ष में है, लेकिन एक पर्टिकुलर इशू पर फाइंडिंग आपके खिलाफ है, तो उसके लिए बिना लिखित क्रॉस ऑब्जेक्शन के आप कोर्ट को बहस कर सकते हैं। ये आपको अधिकार है। इस पर डायरेक्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, अगर आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं। AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 1747। फिर से हम रिपीट करते हैं, AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 1747। AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 1747 पेज में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत व्याख्या किया है और कहा है कि रेस्पोंडेंट को ये अधिकार है कि बिना क्रॉस ऑब्जेक्शन या क्रॉस अपील फाइल किए हुए उसी अपील में वो बहस कर सकता है और ये दिखा सकता है कि जजमेंट तो सही दिया हुआ है, जजमेंट को सपोर्ट कर सकता है, जजमेंट उसके पक्ष में है, लेकिन एक पर्टिकुलर इशू पर जो फाइंडिंग दिया गया है वो गलत है, ये दिखा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी पता चलता है। तो मेरे ख्याल से ये सब जो मैटर है, आपने कहा था कि इसके बारे में नॉलेज शेयर कीजिए, तो अगर इससे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप संपर्क कर सकते हैं, और उसके बारे में कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम कंक्लूड करते हैं क्रॉस सूट, क्रॉस अपील, क्रॉस ऑब्जेक्शन के बारे में, और यहीं पर ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।